फ्रेंड्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और रेशो एनालिसिस में आज हम करेंगे लिक्विडिटी रेशोज़ के एमसीक्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल थियोरी और नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिकल्स। लिक्विडिटी रेशोज़ आपके टोटल रेशो एनालिसिस में सबसे सिंपल है, बिकॉज यू जस्ट हैव टू रेशियोज़, करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो, राइट। लिक्विड रेशो को आप क्विक रेशो भी कहते हो और एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हो। लेट अस सी द थियोरी फर्स्ट। ओके, टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर। तो लिक्विडिटी के दो मेजर्स क्या हैं? लिक्विडिटी में कौन सी दो रेशोज आती हैं? करंट रेशो एंड क्विक रेशो। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ करंट रेशो इज अ पार्ट ऑफ, करंट रेशो किसका पार्ट है? लिक्विडिटी रेशोज का। रिवर्स सेम क्वेश्चन एक डिफरेंट वे में, है ना। नेक्स्ट है करंट रेशो इज कैलकुलेटेड एज। तो करंट रेशो कैसे लेते हैं आप? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। सो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। नाउ लिक्विड एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। लिक्विड एसेट्स में क्या चीज़ नहीं आती? बेसिकली लिक्विड एसेट का मतलब होता है ऐसी एसेट जिससे हमें पैसा क्विकली मिल सके विदाउट इनकरिंग एनी मच लॉस। ठीक है, तो एक इन्वेंट्री ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमें, अगर हम इफ़ वी वांट टू रिकवर मनी क्विकली, तो हमें इन्वेंट्रीज में डिस्काउंट देने पड़ सकते हैं, इसमें लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो जब आप लिक्विड एसेट्स लेते हो तो लिक्विड एसेट्स निकालते हुए आप सारी करंट एसेट्स ले सकते हो, बट उसमें से आपको इन्वेंट्री एक्सक्लूड करना पड़ता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी, क्योंकि जो हमने प्रीपे कर दिया वो हाथ नहीं आएगा, वो कैश में नहीं आएगा, कोई वापस नहीं करने वाला आपको, आप सिर्फ उनसे काम ले सकते हो। सो लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूडेड नहीं होते। सो इन्वेंट्री यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है आइडियल करंट रेशो। तो आपकी करंट रेशो आइडियली कितनी होनी चाहिए? मतलब आपकी करंट एसेट्स कितनी होनी चाहिए करंट लाइबिलिटीज़ के कंपैरिजन में? सो दिस इज 2:1। आइडियल रेशो 2:1, करंट रेशो, लिक्विड रेशो 1:1। ओके, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इट इज़ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ऑलराइट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। Now current assets include those assets which are expected to be realized within 1 year। जो पैसा हमें वन ईयर में पैसा दे सकती है, जो एसेट हमें 1 ईयर में बेनिफिट दे देगी, वो करंट होती है, दूसरी फिक्स्ड होती है। Now dash of a business firm is measured by its ability to satisfy short term obligations। तो जो हम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं तो उसकी एबिलिटी मेजर होती है लिक्विडिटी से। प्लीज़ रिमेंबर, लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के लिए है, सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म के लिए है, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए है, और एक्टिविटी आपकी एफिशिएंसी कि कितनी जल्दी जल्दी काम करती हो। ठीक है। आइडियल क्विक रेशो इज, तो क्विक रेशो आइडियली होती है 1:1। ये याद रखो, दो ही रेशोज हैं, करंट रेशो एंड क्विक रेशो या लिक्विडिटी रेशो। करंट रेशो 2:1, लिक्विडिटी 1:1, कि जहाँ हमें जितना पैसा आ रहा है वो इमीडिएटली हम पे कर सकें, इतना हमेशा हमारे पास पैसा होना चाहिए। क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। तो अभी मैंने दो चीज़ें बताई थी, यहाँ गिवन ऑप्शंस में प्रीपेड एक्सपेंसेस है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें इजीली कन्वर्टेबल हैं। क्विक एसेट का मतलब होता है वो एसेट्स जो हमें क्विकली पैसा दे देंगी, जल्दी से पैसा दे देंगी विदाउट इनकरिंग मच लॉस। इसमें लॉस नहीं होना चाहिए, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस में तो हमें पैसा मिलता नहीं है। सो क्विक एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आती। नाउ करंट एसेट्स में क्या डू नॉट इंक्लूड? करंट एसेट्स में क्या क्या नहीं आएगा? गुडविल, बिकॉज गुडविल आपकी इंटेंजिबल लॉन्ग टर्म एसेट है, नॉन करंट एसेट है। क्विक रेशो इज ऑल्सो नोन एज, तो क्विक रेशो का दूसरा नाम क्या है? लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डिक्रीज इन करंट रेशो एंड इंक्रीज इन क्विक रेशो। सो करंट रेशो आपकी होती है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, क्विक रेशो होती है आपकी क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ओके, अब इसको स्टैंडर्ड में ही ले लेते हैं। मान लो ये 200/100 है। अब सपोज़ यहाँ पे हमारा स्टॉक था 50 रुपीज़ का, तो लिक्विड रेशो हो जाएगी 150/100, क्योंकि लिक्विड एसेट्स में स्टॉक इंक्लूड नहीं होता। सो अब आप इनके इफेक्ट चेक करो। नंबर 1, परचेज ऑफ स्टॉक फॉर कैश। अब स्टॉक आपने मान लो 50 रुपीज़ का कैश में ख़रीदा, स्टॉक बढ़ गया, कैश कम हो गई, तो यहाँ क्या होगा? आपकी इस रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों हो रही है। सो ये हमारी जो रेशो हमें डिक्रीज़ करनी है, ये इस कंडीशन को मीट नहीं करती, इसको छोड़ दो। वी वॉन्ट लुक एट सेकेंड, टाइम नहीं वेस्ट करते। सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स फॉर कैश। अब नॉन करेंट एसेट का इफेक्ट नहीं जाता, कैश आ गई। अब कैश आ गई, इसका मतलब इस रेशो में सपोज़ आपने एसेट्स को सेल किया 50 रुपीज़ में, तो आपकी ये रेशो इम्प्रूव हो गई। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो डिक्रीज़ चाहिए था।
सो अगेन ये भी नहीं चलेगा। अगेन नेक्स्ट अब करते हैं हम थर्ड पॉइंट, सेल ऑफ स्टॉक एट लॉस। अगर हम स्टॉक को लॉस पे बेच रहे हैं, ठीक है, मान लो स्टॉक है 50 रुपीज़ का, आपने 40 में बेच दिया, लॉस हो गया। अब इस रेशो में क्या होगा, न्यूमरेटर में स्टॉक 50 से कम और कैश आ गई 40, सो 190 अपॉन 100, रेशो कम हो गई ना 1.9, पहले थी 2:1 या 2 टाइम्स, अब ये 1.9 है, तो ये रेशो डिक्लाइन हो गई। यहाँ ये ठीक है, तो यहाँ हम सेकेंड ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। ओके, लिक्विड एसेट्स में क्या पोजीशन होगी, ये 150 अपॉन 100 है। अब आपने स्टॉक बेचा तो स्टॉक तो इसमें आता नहीं है, बट आपको पैसा मिला, सो वो इसमें आ जाएगा। तो अब ये रेशो हो जाएगी 190 अपॉन 100, तो ये रेशो इम्प्रूव हो गई। दैट मीन्स सी इज़ द करेक्ट आंसर। जब भी ये चेंजेस पूछे जाते हैं, इट्स बेटर आप वैल्यूज़ डाल के चेक करो, इसमें आप टाइम लगाएं, अदरवाइज़ गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नाउ अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग इंक्रीज इन बोथ करंट एसेट्स एंड क्विक रेशो। अगर आपकी करंट रेशो और क्विक रेशो दोनों को ही आपको इंक्रीज़ करना है, तो उसके क्या होगा, स्टॉक ऑन क्रेडिट। अगर आपने स्टॉक क्रेडिट में खरीद लिया, ठीक है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो क्रेडिट में, क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी और आपकी एसेट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन क्विक कैशो में क्या होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी लेकिन एसेट में कोई चेंज नहीं, क्योंकि स्टॉक इसमें आता नहीं है, तो एक्चुअली ये रेशो डाउन हो जाएगी। सो ए इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेल ऑफ लॉस, स्टॉक एट लॉस। 50 का स्टॉक आपने 40 रुपीज़ में बेच दिया, आपको लॉस हो गया 10 रुपीज़ का। अब यहाँ करंट एसेट्स में क्या होगा, स्टॉक 50 का जाएगा और कैश आएगी 40 की। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, आपका न्यूमरेटर कम हो गया। न्यूमरेटर कम होने का मतलब है रेशो कम हो जाएगी, तो हमें तो इंक्रीज चाहिए। सो इवन बी इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। अब सी ऑप्शन लेते हैं, कैश पेमेंट ऑफ अ नॉन करेंट लाइबिलिटी। अगर आपने कोई लाइबिलिटी को कैश पे कर दिया, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी इसका कंपोनेंट नहीं होता, कैश पेमेंट होता है। अब क्या होगा, आपकी करंट एसेट्स कम हो जाएंगी, क्विक एसेट भी कम होगी। ये तो दोनों रेशोज नीचे चली गई, तो ये भी गलत ऑप्शन है ना। नेक्स्ट है सेल ऑफ एसेट फॉर कैश। अब अगर आप कोई एसेट कैश में बेचते हो, तो आपकी करंट एसेट्स इंक्रीज़ होंगी, क्विक एसेट्स भी इंक्रीज़ होंगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इससे दोनों रेशोज इंप्रूव होंगी। इसे आप ले भी सकते हो, मान लो ये 200 अपॉन 100 और यहाँ मैंने 150 अपॉन 100 ले लिया। क्विक रेशो में 50 रुपीज़ स्टॉक का डिफरेंस डाल दिया। अब मान लो आपने मशीनरी बेच दी 50 रुपीज़ में। अब मशीनरी तो इसमें कहीं नहीं आ रही है ना, मशीनरी भूल जाओ। 50 रुपीज़ कैश आ गया आपके पास, तो न्यूमरेटर में यहाँ भी करंट एसेट बढ़ गई, यहाँ क्विक एसेट बढ़ गई। तो देखो, तो दोनों रेशोज आपकी इंप्रूव हो गई, ठीक है ना। तो ये वाला डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है लिक्विड एसेट्स इंक्लूड। लिक्विड एसेट में डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ये तो सब आते हैं, ऑल द अबव। लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, राइट। नाउ पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स किस कैटेगरी में आते हैं, आप याद रखो, ये इंटेंजिबल्स हैं। दिस इज समथिंग दैट वी कैनॉट सी और टच। जैसे मशीन है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, हम इनको देख नहीं सकते हैं, ये सिर्फ राइट्स हैं। सो ये इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल इम्प्रूव करेंट रेशो। अब करेंट रेशो होती है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़। आई ऑलवेज से इसमें आप वैल्यू लेके चलो। मान लो मैंने 200 और 100 स्टैंडर्ड ले लिया, 2:1 रेशो। कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। अगर आप कैश कलेक्ट करते हो तो आपके डेटर्स कम हो जाएंगे, कैश बढ़ जाएगा। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, यहीं पर डेटर्स कम हो गए और आपका कैश जो है वो इंक्रीज़ हो गया, तो नेट इफेक्ट तो कैंसिल हो गया। सो ये नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगा, इसमें रेशो नहीं इंप्रूव हो रही। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अब अगर आप गुड्स कैश में ख़रीदते हो, मान लो मैंने गुड्स ऑफ 50 रुपीज़ ख़रीद लिए कैश में, सॉरी, तो ये यहाँ भी इफेक्ट कैंसिल हो गया, गुड्स आ गई, कैश चली गई, तो रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो बी इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल्स। अब अगर आप ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करते हो, तो ट्रेड पेबल्स आपके क्या होते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को आपने कैश पेमेंट कर दी, तो आपके क्रेडिटर कम, कैश कम, ठीक है ना।
सो अब क्या होगा, मान लो हमारे क्रेडिटर्स थे से 50 रुपीज़ के, मैं सिंपल आंसर लेती हूँ, 50 से क्रेडिटर कम, करंट लाइबिलिटी कम, 50 से करंट एसेट कम, सो 150/50 ये इम्प्रूवमेंट हो रही है। सो यहाँ आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप डी भी चेक कर सकते हो, लेकिन उसमें आंसर आपका, जैसे क्रेडिट परचेज हो रही है तो स्टॉक बढ़ जाएगा और क्रेडिटर भी बढ़ गए, लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई 250/150, तो ये 1 पॉइंट समथिंग हो गई। सो सी ही करेक्ट आंसर है। ये हमें चेक करके देखने पड़ते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर आप रेशो में वैल्यूज़ डाल दो, स्टैंडर्ड ले लो, उसमें 100 में ले लो, 1000 में ले लो, कैसे भी वैल्यू ले लो, और उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशन करके चेक करो और फिर लिखो। अगर आप रटे लगाओगे ना कि ये बढ़ गया तो रेशो बढ़ जाएगी, ये कम हो गया रेशो कम हो जाएगी, तो नहीं हो पाएगा, वो उसमें गलतियाँ होंगी। सो बहुत आसान है, आपने वैल्यू ले ली, कैलकुलेशन करके देख लो। जो जैसे आप कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो आपको सामने दिख रहा है चेंज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इम्प्रूव क्विक रेशो। अब क्विक रेशो किसको इम्प्रूव करेगी? क्विक रेशो जो है आपकी तब इम्प्रूव होती है जब या तो आपकी लिक्विड एसेट्स इंक्रीज हो या फिर आपका डिनोमिनेटर कम हो। कोई भी रेशो अगर आपको इंक्रीज़ करनी है तो उसका न्यूमरेटर बढ़ाओ या डिनोमिनेटर कम करो। अब करके देखेंगे। इसको मान लो मैं 100/100 ही ले लेती हूँ। अब पहला पार्ट है सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, गुड्स गए कैश आ गई। अब इसमें क्या है, क्योंकि गुड्स तो इसका पार्ट नहीं होते तो कैश बढ़ जाएगी। ठीक है, ये मान लो 50 रुपीज़ है, गुड्स इसका पार्ट ही नहीं है तो रेशो हमारी इम्प्रूव हो गई। ठीक है, तो ये तो सही है आंसर। लेकिन अब इसको करने की जल्दी मत करना, क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन है। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर आपने सेल ऑफ गुड्स जो है वो क्रेडिट पे कर दिया, आपने गुड्स की सेल की क्रेडिट पे, तो उससे क्या होगा, आपके गुड्स जाएंगे, लेकिन गुड्स तो इसमें लिखे नहीं है। क्रेडिट सेल की वजह से आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे, तो कैश की जगह डेटर बढ़ जाएंगे, तो यहाँ भी रेशो इंप्रूव हो जाएगी। इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, तो शेयर कैपिटल बढ़ गई, कैश बढ़ गई, अगेन आपके पास कैश आ गई, शेयर्स तो इसमें आते नहीं हैं तो भी रेशो इंप्रूव हो रही है, तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है। इट मीन्स इन सभी केसेस में हमारी रेशो इंप्रूव हो रही है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। Now company's current ratio is 2:1 after cash payment to some of its creditors. Okay, ये हो गई रेशो 2:1, मैंने 100 में ले लिया। अब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हो तो करंट रेशो पे क्या फ़र्क पड़ेगा? नाउ वील हैव टू एज्यूम क्रेडिटर्स, मान लो मैं 80 रुपीज़ के मान लेती हूँ, तो 80 से मेरी करंट एसेट्स कैश कम हो गई, 80 से मेरे क्रेडिटर भी कम हो गए, तो 120/26। तो ये रेशो जो पहले मेरी 2:1 थी, अब वो मेरी रेशो 6 टाइम्स हो गई है, तो रेशो में हो गया इंक्रीज। ठीक है, सो ये सोच समझ के करना है। नाउ डैश इज़ अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड्स डैश विच इज़ जनरली द लीस्ट लिक्विड एसेट। तो लिक्विडिटी का मेजर क्या है? लिक्विड रेशो, और वो क्या एक्सक्लूड करती है? इन्वेंट्री। हमें ये पता है कि 2 ही रेशोज़ हैं लिक्विडिटी के लिए रेशोज़ में, और जो मैक्सिमम लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी रेशो से आती है जिसमें इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एसेट्स एक्सपेंसेस नहीं लेती। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट है करंट रेशो है 2:1। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट विल, अगर आपने गुड्स क्रेडिट में खरीद लिए, अब कुछ अमाउंट लो, मान लो 50 रुपीज़ के गुड्स खरीद लिए, तो आपके क्रेडिटर बढ़ गए, लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी बढ़ गई। ये करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी होता है ना, बेस स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ठीक है, और आपके स्टॉक भी बढ़ गया। अब क्या हुआ रेशो में, चेक करो, ये तो आ गया 1.67, तो जहाँ मैंने स्टैंडर्ड 2:1 रेशो था वो मेरी रेशो कम हो गई है, सो इट विल डिक्रीज द रेशो। नाउ एज्यूमिंग करंट रेशो टू बी 2:1, सेम कैश पेड अगेंस्ट बिल्स, अब आपने पेमेंट कर दी बिल्स पेबल की, सेम 50 रुपीज़, ये भी कम ये भी कम। ठीक है, तो 150/50, अब रेशो हो गई आपकी इंक्रीज, 2:1 से अब बढ़ के 3:1 हो गई। सो ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये रेशोज़ के जो चेंजेस हैं वो समझ आ रहे हैं। इफ़ यू लुक एट द बुक्स, तो वो कई बार आपको उन्होंने एक टेबल बना के दे दी, इससे इंक्रीज़ होगा इससे डिक्रीज़ होगा, लेकिन आप कितनी ट्रांजेक्शन्स को रट्टे कर लोगे? तो आप समझ लो, आप मेथड को समझ लो, आप रेशो को वैल्यू दे दो और उसमें अमाउंट डाल के चेक कर लो, वहीं के वहीं आपका टेस्ट हो जाएगा। नाउ लिक्विड रेशो इज़ 1.2:1। सो ये 1.2:1 का मतलब मैं इसे 120/100 ले लूँ, 100 से ले ली रेशो, 100 में
कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। अब अगर आप डेटर से कैश कलेक्ट करते हो, मान लो 50 रुपीज़, तो आपका कैश आ गया, आपके डेटर्स कम हो गए, तो रेशो में तो कोई चेंज नहीं आया, सो नो इफेक्ट। ओके, अब इसका ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट है लिक्विड एसेट्स कैन बी कैलकुलेटेड एज, हमें पता है हम करंट एसेट्स में से 2 एसेट्स माइनस कर देते हैं, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस टू गेट लिक्विड एसेट्स, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है करंट रेशो इज़ 2:1। ओके, ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 20,000 की एसेट आपने 18,000 में बेच दी। अब आपकी रेशो में क्या होगा, तो मैं, क्योंकि ये टेंस ऑफ थाउजेंड्स में है, तो मैं भी टेंस ऑफ थाउजेंड में ही अमाउंट लूँगी, 20,000 10,000, 2:1 में 10,000 और लगा दिया। अब आपने एसेट की सेल की 18,000 में, आपका पैसा आ गया 18,000, एसेट चली गई, लेकिन वो इसमें तो दिखेगी नहीं क्योंकि फिक्स्ड एसेट इसका पार्ट नहीं होती, तो अब रेशो हो गई 38/10, 3.8, तो रेशो में क्या हो गया, इम्प्रूवमेंट। इस तरह का कोई और क्वेश्चन जब आगे आएगा आप उसको पॉज करके देखो सॉल्व, कि आप ये वैल्यू डाल के एडजस्टमेंट कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, नाउ अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग अ डिक्रीज इन बोथ करेंट रेशो एंड क्विक रेशो। अब आपकी करेंट रेशो में और क्विक रेशो दोनों में कमी होनी चाहिए। सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स फॉर कैश, अगर आप अपनी कोई नॉन करेंट एसेट, मान लो मशीनरी है, उसे कैश में 50 रुपीज़ में बेच देते हो, इसका क्या होगा, इससे तो कैश बढ़ जाएगी, करेंट एसेट क्विक एसेट इंक्रीज़ हो गए, तो यहाँ हमें तो डिक्रीज़ चाहिए ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये तो इंक्रीज़ कर देगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ स्टॉक एट लॉस, अगर हम स्टॉक 50 रुपीज़ का से 40 रुपीज़ पे, दैट मीन्स आप 10 रुपीज़ का लॉस उठाते हो, उस पर देते हो। अब मैं रेशोज़ में कंपोनेंट फिर से डाल रही हूँ, मान लो ये है 100/100, मैंने स्टॉक 100 मान लिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 50 रुपीज़ का स्टॉक गया, 40 रुपीज़ की कैश आई, तो ये 190/100, ये ठीक है, ये रेशो कम हो गई, लेकिन यहाँ क्या होगा, आपकी कैश आएगी, स्टॉक इसमें लिखते नहीं है, तो ये रेशो तो इम्प्रूव हो गई, सो बी इज़ नॉट दी राइट ऑप्शन। कैश पेमेंट टू अ करंट लाइबिलिटी, अब आप एक करंट लाइबिलिटी को कैश पेमेंट करके देखो, ठीक है। तो कोई करंट लाइबिलिटी इमेजिन करो, मान लो मैं करंट लाइबिलिटी ले लेती हूँ, क्रेडिटर्स ले लेती हूँ 50 रुपीज़ के, ठीक है, मैंने 50 रुपीज़ की करंट लाइबिलिटी पे कर दी। अब ये रेशो में कंपोनेंट है 200/100, इसको मैंने 100/100 लिया। नाउ इफ़ आई पे, मेरी लाइबिलिटी भी कम, मेरी कैश भी कम, ठीक है, तो ये हो गया 150/50 हो गई 3 टाइम्स। यहाँ पर क्या हुआ, ये तो सेम ही जा रही है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। सो आपके ये रेशो में तो आपके इम्प्रूवमेंट हो गई, हमें तो इम्प्रूवमेंट नहीं देखनी, हमें तो डिक्लाइन देखनी है, सो इवन सी इज़ नॉट द राइट ऑप्शन, डी ही बचता है। अब चेक भी कर सकते हो, स्टॉक आपने क्रेडिट में ख़रीदा, तो आपका स्टॉक इंक्रीज़ हो गया और आपके क्रेडिटर इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। अब मान लो मैं 100 रुपीज़ कर लेती हूँ, तो स्टॉक, करंट एसेट्स और क्रेडिटर्स, तो ये कितना हो गया 300/200, 1.5, तो ये रेशो डिक्लाइन हो गई। यहाँ क्या होगा, स्टॉक जो है वो तो आएगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन कैश चली गई, कैश भी नहीं गई है। यहाँ पर क्या हुआ है, आपने क्रेडिट में ख़रीदा है तो न्यूमरेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट क्रेडिटर्स बढ़ गए, सो 100/200 1:2 और 0.5, ये 0.5 टाइम्स, तो ये रेशो आपकी डाउन हो गई, ठीक है। सो इस तरह से हम डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ले सकते हैं। नाउ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग इंक्रीज इन बोथ करंट एंड क्विक रेशो, अब करंट रेशो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, क्विक रेशो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अगर आपको इन दोनों में इंक्रीज़ चाहिए तो इंक्रीज़ तब आती है जब न्यूमरेटर इंक्रीज़ हो या डिनोमिनेटर डिक्रीज़ हो, ठीक है, तो ये चेक करना पड़ेगा। सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स फॉर कैश, जब आप नॉन करेंट एसेट को कैश में बेचते हो, ठीक है, तो आपके पास पैसा आएगा, सो आपके पास कैश बढ़ गई, तो यहाँ इसी में दोनों रेशोज़ में इम्प्रूव हो रहा है, तो आप सीधे इसी को ही करेक्ट आंसर मान लेंगे कि दोनों रेशो इम्प्रूव हो रही हैं अगर हम कोई भी एसेट कैश में बेचते हैं। नेक्स्ट है एज्यूमिंग लिक्विड रेशो टू बी
0.8:1, मतलब 80/100 कर लो या 8/10 कर लो. कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स वुड, कुछ एज्यूम करो कुछ अमाउंट, मान लो आपके डेटर्स हैं 10 रुपीज़ के, अब डेटर्स कम हो गए, कैश बढ़ गई, तो ये तो यहीं पे ही इफेक्ट कैंसिल हो गया. सो इसमें रेशो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन दी लिक्विड रेशो. सो आई होप आपको जो लिक्विडिटी रेशोज़ हैं इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है. रेशो में उनके कंपोनेंट्स में तो आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत होगी. आपको सिर्फ दिक्कत होगी जब आप रेशो में इफ़ेक्ट नोट करते हो कि रेशो इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. सो इसमें आई एम अगेन सेइंग, रट्टे मत लगाओ, आप वैल्यू डाल दो. जैसे मैंने इस रेशो में वैल्यू ले ली, 0.8 है ना, इसको मैंने 80/100 या 8/10 ले लिया. मैं डेसिमल हटाती हूँ, 8/10 हो जाता है ना, आप इसे 8/10 भी ले सकते हो. बस फिर ये होगा कि जो भी आप ट्रांजैक्शन एज्यूम करोगे तो वो थोड़ी छोटी वैल्यू की लेना, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपकी टोटल लिक्विड एसेट्स ही 8 है तो आप इसमें डेटर्स 20 या 10 तो नहीं मान सकते ना, इससे कम वैल्यू लोगे तो रेशो सॉल्व हो जाएगा. सो इनको सॉल्व करके देखा करो, रट्टे मत लगाना, उसमें कंफ्यूजन भी होती है और गलती भी होती है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ. सो स्टे लर्निंग, स्टे प्रैक्टिसिंग, stay smiling. Thank you. So if you like these videos, please like, share and subscribe.